सत श्री अकाल जी, आदाब, नमस्कार, जय हिंद। मैं अमिताभ जोशी, फाउंडर स्मार्ट इंडिया ग्लोबल प्लेयर। हिंदुस्तान को कैसे स्मार्ट बनाया जा सकता है, स्मार्ट की क्या अवधारणा है और कितने दिनों में हिंदुस्तान स्मार्ट बन सकता है 135 करोड़ भारतीयों को लेकर के, और स्मार्ट किस किस तरीके से बनाया जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल है कौन लोग हिंदुस्तान को स्मार्ट बना सकते हैं। तो इसी सिलसिले में हमारा देशाटन जारी है और आज हम लेट सिटी उदयपुर में हैं और हिंदुस्तान की एक आर्किटेक्ट से आज हमारी मुलाकात है। एक मिनट, लेट सिटी उदयपुर में है और हिंदुस्तान की एक आर्किटेक्ट अंजलि आजाद दुबे, उनके साथ हमारा संवाद है, एक सार्थक मुलाकात है। हिंदुस्तान का आर्किटेक्चर कैसा है, किस हालत में है, हमारा हेरिटेज किस हालत में है और विश्व से जो पर्यटकों की रेवेन्यू जनरेट होती है वो क्यों नहीं हो पा रही है, और आला दर्जे के स्थापत्य शिल्प और भवनों के मालिक होते हुए हिंदुस्तान क्यों पिछड़ रहा है। इसके अलावा जहाँ रोजगार का सवाल आता है तो आर्किटेक्चर में एक बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा रोजगार है। एक्सपर्ट है इस विषय की अंजलि दुबे, तो हम उनसे बात करते हैं। हमारे पास कुछ सुरक्षित सवाल है और उन सवालों के बहुत सहज और सरल जवाब उनके पास होंगे, जानने की चेष्टा करते हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत नमस्ते सर। आपकी जिंदगी का विजन क्या है, पहला और सीधा सपाट सवाल। सर, विजन बहुत ही सीधा साधा सा है कि जितना समय है उसको भुना लो, जितना कर सकते हैं उतना कर लो, और जो भी हम करें वो किसी विजन से हो, सिर्फ करने के लिए ना हो। तो मेरा जो पूरा ज़िंदगी की रूपरेखा है वो आर्किटेक्चर के आसपास ही घूमती है। तो मेरा लक्ष्य तो वही है कि मैं अपने विषय में कितना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। आपका मुख्य विजन जो है हिंदुस्तान के आर्किटेक्चर को मॉडिफाइड करना, उसको समृद्ध बनाना। सर, ईमानदारी से कहूँ तो मैं हेरिटेज कंजर्वेशन की बहुत बड़ी पक्षधर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको संभालने की बहुत ज़रूरत है। हेरिटेज कंजर्वेशन है, इसके संरक्षण की आप बात कर रहे हैं, इसको सहज सरल शब्दों में बताइए। और हिंदुस्तान के पास कितना हेरिटेज है दुनिया के देशों के मुकाबले? सर, हम जब बोलते हैं कि किसी बच्चे को कहते हैं कि ये स्वेटर पुराना तो है लेकिन इसको पहनो, ये तुम्हारी दादी के हाथ का बना हुआ है, इसमें दादी की याद है, दादी ने खुद अपने हाथ से बुना हुआ है, तो वो जब हम उस स्वेटर को सहेजने की बात करते हैं वो हेरिटेज कंजर्वेशन है आर्किटेक्चर के कंटेक्स्ट में। कोई ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं, कुछ ऐसे शहर हैं या सभ्यताओं के अवशेष हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, जो हमें हमारे पास्ट का एक नज़रिया देते हैं कि उस समय भी लोग कितनी ज़्यादा समझदारी से सोचते थे जीवन के प्रति। वो उस चीज़ को जब हम आज देखते हैं, उसको सीखना चाहते हैं देख के, अगर हम सीखना चाहेंगे तो उसे सहेजना पड़ेगा। तो उसको सिर्फ देखें ना और सहेजें तो वो कंजर्वेशन होता है। हेरिटेज कंजर्वेशन हमारी पुरानी धरोहर को सहेजना। हमारी जो सरकार है वो कंजर्वेशन पे पूरा न ध्यान दे पा रहे हैं, न उनका बजट कहीं नजर आ रहा है और न इस पे हमारे सांसद और जनप्रतिनिधि चर्चा करते हैं। और राजस्थान में ही ले लीजिए, चित्तौड़ का जो फोर्ट है वो आज भी रख रखाव की इंतजार कर रहा है और वहाँ जितने सैलानी जिस मात्रा में आने चाहिए और रेवेन्यू जनरेट होकर सरकार को जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है। मीरा के मंदिर के हालात भी यही है और देश भर में पल्लव, चोल, चालुक्य और दुनिया भर के मंदिर और ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं।
जी। वो खस्ता हालत में है, उनकी बात नहीं की जाती है। तो इसके बारे में आप अपना बताइए कि आप क्या। सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं विषय से भटक तो नहीं रही हूँ, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रही हूँ आपको, क्योंकि मैं उदयपुर में रहती हूँ और मुझे सौभाग्य मिला है कि मैंने श्री अरविंद सिंह जी मेवाड़ के साथ में हेरिटेज कंजर्वेशन का कुछ काम उदयपुर सिटी पैलेस में किया है, जो कि महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन और HRH होटल के तहत ये सारे कार्य किए जाते हैं। सर जब मैंने उनको देखा तो मैंने एक ही चीज़ महसूस की कि अगर सच में ललक हो कि हेरिटेज को सहेजना है, तो सर उसके लिए यकीन मानिए बजट से ज़्यादा प्रयासों की ज़रूरत है, इच्छा शक्ति की जरूरत हाँ, है। जो इच्छा शक्ति यहाँ की रॉयल फैमिली जो है उदयपुर की, अब जैसे अरविंद सिंह जी के बाद में मैंने जो भाई साहब हैं उनकी डॉटर्स हैं दोनों, पद्मिजा कुमारी जी, भारती देवी जी भाई साहब जो हैं, लक्षराज जी को जैसे हम लोग आज देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि पूरा परिवार इस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा सजग है, उन्हें इस बात का पूरा एहसास है कि नया तो जरूरी है ही, लेकिन नए के साथ में अगर पुराना नहीं सहेजा तो हमारे यहाँ पे लोग किस लालच से आएंगे। जिस दिन हम उस लालच को, उस इच्छा को समझ लेंगे, तो ये जो उपेक्षा होती है ना सर, वो नहीं हो पाएगी। गढ़, किले, महल सब वीरान हो गए सर उदयपुर का राज परिवार इस चीज को समझता जी, है और इस दिशा में एक इच्छा शक्ति रखता है और प्रयासशील है। बहुत लेकिन अच्छे- क्या आपको लगता है कि राजस्थान के और भी राजे रजवाड़े और जो है वंश परिपाटियां ये भी इस चीज को समझ रहे हैं? सर समझते तो सभी हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि सारे राज परिवार बहुत ही संजीदा, और जितना मैं समझती हूँ क्योंकि मैं वैसे मध्य प्रदेश से हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि राजस्थान में इस मामले में ज़्यादा अवेयरनेस है। लेकिन सर बात वहीं पे आके रुक जाती है कि जो इच्छा शक्ति है वो कई बार 1 या 2 प्रोजेक्ट्स तक तो रहती है, लेकिन उसके आगे, क्योंकि ये एक थोड़ा सा पेन टेकिंग जॉब है सर, तो इसमें जो एक कंसिस्टेंसी बनाए रखना वो इम्पोर्टेंट है। अब आज सर जैसे जैसलमेर का किला भी है, तो सरकार खुद भी वहाँ के लिए काफ़ी काम कर रही है, लेकिन क्या होता है सर कि 6 महीने उसमें काम हुआ, तो अगले 6 महीने उतनी ही अगर उपेक्षा हुई, मैं ऐसा लिटरली नहीं कह रही हूँ, मुझे वहाँ के जो एग्जैक्ट हालात है वो नहीं पता है, लेकिन मैं एक उदाहरण से आपको समझा रही हूँ कि एक इतनी अच्छी हेरिटेज प्रॉपर्टी है, अगर उसमें लगातार काम होगा तो ना सिर्फ बाहरी टूरिस्ट बल्कि जो हमारे यहाँ के जो कमिंग जनरेशन हैं उनके लिए इंस्पिरेशन बहुत रहेगा सर। सरकार की जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या हमारे सारे शहर स्मार्ट हो गए? क्या उसमें विसंगतियां आ गई? नहीं सर, बहुत मुश्किल है रातों रात स्मार्ट बना पाना किसी भी व्यक्ति को या शहर को। मुझे ऐसा लगता है कि स्मार्टनेस जो है वो इनहेरेंट होती है, चाहे वो शहर की स्मार्टनेस हो या व्यक्ति की। दूसरा सर, इनहेरेंट होने के बावजूद स्मार्टनेस को एक डेली बेस्ड नरिशमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आज अगर कोई शहर जब बना था तब बहुत सुंदर था, लेकिन अगर आज के जो रहने वाले बाशिंदे हैं वहाँ पे वो उस सीरियसनेस को अब कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, तो सर शहर स्मार्ट नहीं रहेगा। सरकार का इनिशिएटिव है, ये अच्छी बात है कि हम इस बारे में आज आपके जैसे बुद्धिजीवी लोग मेरे जैसे प्रैक्टिशनर से ये चीज़ पूछ रहे हैं, क्योंकि इस बारे में बात हो रही है सर। तो ये एक इनिशिएटिव तो अच्छा है सर, लेकिन इसको सिर्फ ट्रिगर किया जा सकता है सर, और सरकारी तौर पे सर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया जा सकता है, जैसे ड्रेनेज लाइन्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, या बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। बट स्मार्टनेस तो सर एटीट्यूड से ही आएगी। तो इस बारे में मेरा इनपुट सिर्फ यही है सर कि स्मार्टनेस ओवरनाइट नहीं आएगी, लेकिन स्मार्टनेस आएगी सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के जरिए। इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्टनेस नहीं ला पाता अकेले। राजस्थान पराक्रम शौर्य की धरती है और हेरिटेज भरपूर मात्रा में। राजस्थान सरकार से या जो लोग निर्णय डिसीजन मेकर होते हैं उनसे क्या अपील है कि हेरिटेज
के रूप में राजस्थान को एकदम वर्ल्ड के कैनवास पे दमदार उपस्थिति के साथ प्रस्तुत करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत है, आपको क्या चीज़ चाहिए? सर सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि जो लोकल लोग हैं उनको जोड़ा जाए। अभी सर क्या गलती होती है सबसे बड़ी कि हम एक पंजाब के बंदे से ये उम्मीद करें कि वो उदयपुर का दर्द समझ ले, तो वो संभव नहीं है सर। जो यहाँ पे रहता हो, जिसको यहाँ की नब्ज़ पता हो, जिसको ये पता हो कि यहाँ की रोज़मर्रा की ज़रूरतें क्या हैं, वो जब मालूम होगा तो वो हेरिटेज या किसी भी और तरह के स्ट्रक्चर को सही मायनों में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। वो हेरिटेज कंजर्वेशन की जी एक अगुवा लीडर होने के नाते ये समझ लीजिए जी या उस थॉट को प्रमोट करने वाली प्रमोटर होने के नाते, जी ठीक है ना। आप सरकार से क्या ऐसी प्लानिंग है आपके पास जो शेयर करना चाहती है कि उस प्लानिंग से उसके अनुरूप काम हो और हेरिटेज में हम कामयाबी के मंदिर पे आए? सर एक छोटा सा सोच जरूर मैं इसमें ये रखती हूँ। वो सोच ये है कि हेरिटेज को कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा जाए। जब ऐसा होता है तो आपका इमोशनल कनेक्ट आता है। आज जैसे आपने चित्तौड़ के किले की बात की, तो चित्तौड़ के किले का अगर कनेक्ट हम वहाँ के लोकल लोगों के एम्प्लॉयमेंट से करते हैं। अभी क्या होता है सर, एक ऑटो वाला है जो चित्तौड़ के किले में हमको ऊपर तक लेके जाता है, लेकिन अगर हम एक एम्प्लॉयमेंट ऐसा प्लान करें कि जैसे आजकल सोवेनियर शॉप्स होती हैं, हम यूरोप भी जाते हैं तो वहाँ पे सोवेनियर शॉप्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती है जहाँ पे कोई क्ले वर्कशॉप है, पॉटरी, जो हमारे कुम्हार जो काम करते हैं। अगर सरकार इसको उस तरह से सोचना शुरू करे कि कंजर्वेशन के साथ में उसका उपयोग जो है जनता कर पाए अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो हेरिटेज के लिए विजिटर्स भी बढ़ेंगे और जो वहाँ के लोग हैं उनका कनेक्ट भी बढ़ेगा सर। ये एक ऐसी योजना है जिससे सरकार को सहानुभूति भी मिलेगी जो लोकल लोग हैं, और शायद वो लोग बियॉन्ड देयर कैपेसिटी कंट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि उनको इसमें अपना फ्यूचर भी सुरक्षित लगेगा सर। आर्किटेक्ट बनने का जुनून, आर्किटेक्ट बनने का सपना सबसे पहले कब जागा? सर जब मैंने पहली बार मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन, आई थिंक आई वाज इन क्लास 8, जब वो पढ़ा तब मुझे ये पता नहीं था कि अर्बन प्लानिंग नाम का एक अलग सेगमेंट होता है, लेकिन मुझे वो एक आर्किटेक्चरल मेरी ज़िंदगी में वो पहला एक इनपुट था। जब मैंने देखा कि बिल्डिंग्स की जो मासिंग है, उनके जो अर्बन प्लानिंग है जिसमें उनका ड्रेनेज सिस्टम है, विड्थ ऑफ फुटपाथ्स हैं, या शहर के बीच में कॉमन फैसिलिटीज़ हैं कम्युनिटी लेवल पे, वो जब मैंने देखा सर तो मुझे ऐसा लगा कि सच अ ब्यूटीफुल जॉब कि अगर आप अपने शहर के लोगों के लिए कुछ ऐसा डिज़ाइन करके दें जो उनकी ज़िंदगी को बहुत स्ट्रॉन्गली चेंज कर सकता है। ये मानवता को बचाने का काम है सर बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर हम इसको एब्सोल्युटली सर, क्योंकि शहर के शहर बसते हैं, आबाद होते हैं। एब्सोल्युटली सर। सर अभी क्या हो रहा है कि अर्बन प्लानिंग कॉलोनी को बनाने तक ही सीमित हो गया है। जो बड़े बिल्डर्स हैं या जो बड़े भूमाफिया हैं या जो भी आप उसे नाम दे दें, उनका जो मेन कोर इंटरेस्ट होता है वो ये कि इस ज़मीन को कितने ज़्यादा दामों में बेचा जा सकता है, जबकि सर जो अर्बन प्लानिंग है उसका मकसद ये होता है कि इस ज़मीन को कितना पोटेंशियली यूज़ किया जा सकता है। तो सर जो कोर आइडिया है वो चेंज है। तो आर्किटेक्चर का भी मेरा जो मोह है सर वो फाइनली अर्बन प्लानिंग से ही जुड़ा हुआ है, और शायद यही वजह है कि हेरिटेज अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड जो भी काम हमें मिल पाता तो है। कहीं न कहीं आर्किटेक्चर का जो किरदार है वो सरकारी एजेंसी के साथ सेट नहीं हो पा रहा है या वो उसको समझते हैं, चाहे वो नगर निगम हो चाहे UIT जो हो। तो क्या इस तरह की एक सलाहकार की भूमिका में एक आर्किटेक्चर को वहाँ होना जरूरी है? बिल्कुल होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए सर। हालांकि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव सर राजस्थान सरकार ने अभी ये लिया है, मुझे बाकी स्टेट्स का पता नहीं है अभी क्योंकि ये पिछले साल के अपडेट्स है, लेकिन जो बायलॉज होते हैं, बिल्डिंग बायलॉज, जिनके बेस पे कोई भी आर्किटेक्चरल बिल्डिंग प्लान की जाती है, उसमें उन्होंने काफ़ी सेंसिटिव चेंजेस किए। जैसे कि
इस तरह के सेटबैक्स जो एक मिडिल क्लास इंसान को एक छोटे प्लॉट पे एक अच्छा घर बनाने के लिए मदद करें और जो एक बहुत हाई इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बिल्डर को एक बड़ी ज़मीन पे एक सुविधाजनक मल्टी स्टोरी बनाने के लिए मजबूर करें। तो ऐसा हो तो रहा है सर, लेकिन अभी वो बहुत इनिशियल स्टेज में। आर्किटेक्चर की आपकी संस्था का क्या नाम है और अब तक ऐसे खास प्रोजेक्ट आप कर चुके हैं जी, उनके कुछ के नाम और उनके बारे में बताइए जिनसे लोक मंगल या सामूहिक बना है। सर मेरी जो फर्म है उसका नाम है प्रथम डिज़ाइन वेंचर्स। इस फर्म में हम लोग आर्किटेक्चर, इंटीरियर और लैंडस्केप के प्रोजेक्ट्स करते हैं। हम लोगों ने वैसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। आपने आर्किटेक्चर की शुरुआत उदयपुर में अरविंद सिंह जी मेवाड़ के सर फॉर्चुनेटली सर उसके साथ हाँ, उसके बाद जी हुकुम के साथ में जब मैंने काम किया तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने उनसे सीखी, वैसे तो मैं कंसल्टेंट थी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे ज़्यादा सीखती थी, क्योंकि जो एक संजीदगी उनमें हर स्ट्रक्चर को बचाने को लेकर थी, उससे भी ज़्यादा कि जो पुराना मटेरियल बिल्डिंग मेकिंग में यूज़ हुआ था उसको मॉडर्न कंटेक्स्ट में आप कितना रीजनेबली अवेल करवा सकते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग्स को ट्रीट कर पाएँ। एक तो वो चीज़ हमने किया सर। तो मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स में से जनाना महल की कुछ आर्ट गैलरीज हैं, द हिंदू जो एक न्यूज़पेपर है उसमें हम लोग फीचर हुए थे सर, इस वजह से प्राउडली और हम बड़े खुश होते थे देख के कि ये एफर्ट को मान्यता मिली इस तरह से। उसके अलावा सर मैंने पिछोला के किनारे जो कुछ ड्रेनेज पाइप के होल्स हैं, एक बार एक आर्टिकल आया था कि इतनी खूबसूरत पिछोला में ये इस तरह के पिग शेप्ड ये स्ट्रक्चर बहुत अजीब लगते हैं। तो दैट एक्चुअली पिंच्ड मी कि ये वाकई नोबडी इज नोटिसिंग है। तो कहने को एक बहुत छोटा स्ट्रक्चर है लेकिन हम लोगों ने उसके लिए करीब 6-7 महीने तक UIT में फॉलोअप किया एंड वी फाइनली कुड सक्सीड वहाँ पे छतरी वाला स्ट्रक्चर बनाने के लिए। माझी का मंदिर है, उसके जीर्णोद्वार में हमने अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दिया है। उसके अलावा सर जो कॉर्पोरेट लेवल पे UIT जो काम करती हैं उसमें हम लोग अभी UIT के अंदर कुछ ग्रीन बिल्डिंग्स डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट होंगी। वो एक प्रोजेक्ट है जो मैं इसलिए मेंशन करना चाहती हूँ क्योंकि चंडीगढ़ अभी इसी बात के लिए जाना जाता है अपनी सेल्फ सफिशिएंट बिल्डिंग्स के लिए। तो इफ़ गॉड फॉरबिड सब ठीक रहता है तो हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पलरी स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। एक हेरिटेज कंजर्वेशन हमने किया था सर, द आर्टिस्ट हाउस। ये 80 साल पुराना एक थिएटर है। उस थिएटर को हमने पुनर्जीवित किया एक इनफॉर्मल ओपेरा की तरह, और जहाँ पे जो कला को समझने और पसंद करने वाले लोग हैं वो रुक सकें। तो वो भी एक तरह का कंजर्वेशन वर्क था। इसके अलावा हमने स्मार्ट सिटी के साथ में ओल्ड सिटी में जितने भी पोल हैं, चांद पोल, अम्बा पोल, ब्रह्म पोल, सत्ता पोल, इस तरह के जो पोल हैं इनका जो अपलिफ्टमेंट हुआ है सारा, ये अपलिफ्टमेंट में लाइटिंग और इनका जो बेसिक जो शेपअप है, क्योंकि कुछ पोल्स में पुलिस थाने चलते थे, कुछ पोल्स पे लोगों ने अतिक्रमण कर लिए थे, तो वो जो टीम है वहाँ की उनके साथ में मिलकर हमने ये अपलिफ्टमेंट किया है। हमारे युवा वर्ग के लिए आर्किटेक्चर में क्या स्कोप है और क्या आर्किटेक्चर के जो पाठ्यक्रम है उच्च प्राथमिक स्तर पर वहीं से इसकी शुरुआत होनी चाहिए? बिल्कुल, हेरिटेज और दोनों को पाठ्यक्रमों में शामिल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सर। हमें ये एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी कि हेरिटेज कोई बॉदरेशन नहीं है सर, ये एक ब्लेसिंग है कि हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिनसे हम सीख सकते हैं आगे के लिए। तो हेरिटेज के लिए जो एक रेस्पेक्ट है वो स्टूडेंट लेवल पे होना ज़रूरी है। अभी हेरिटेज की बात नहीं होती, जैसे BR एक प्रोग्राम है, बी डिज़ाइन एक प्रोग्राम है, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अगर उसका थोड़ा सा वो बढ़ा दिया जाए जो उसका कंटेंट है तो ये स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा सर। अभी उन्हें सिर्फ ईंट गाला, रेती, सीमेंट, हाँ एक सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर जिसमें आप प्रीवियस स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं,
लेकिन उस सब्जेक्ट में भी सेविंग की बात नहीं होती चाहिए। तो वो एक सेंसिटिविटी मेरी तरफ से ज़रूर मैं चाहूँगी कि इसमें आए। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होते हुए आर्किटेक्ट में आने का इसकी प्रेरणा कहाँ से है? सर मैं हमेशा से बीआर करना चाहती हूँ। अब मुझे प्रैक्टिस करते हुए 22 साल हो गए, तो उस लिहाज से मैं आज से 30 साल पहले से बीआर करना चाह रही थी। लेकिन कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस रहे कि मुझे BSc इन हायर मैथमेटिक्स करके एम डिज़ाइन मैंने किया एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। लेकिन सर एक मलाल मुझे ये था कि आर्किटेक्चर को बारीकी से जो जानने का मौका है प्रैक्टिस के अलावा सिर्फ बीआर के प्रोग्राम में मिलता है, जो कि एक 5 साल का प्रोग्राम। तो प्रेरणा सर सबसे बड़ी ये थी कि हम लोग क्योंकि रात दिन जिस सब्जेक्ट से डील कर रहे हैं उस सब्जेक्ट को और कितना जाने, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, कहीं कोई ऐसी विधा तो नहीं है कि जो हम सीखे और शायद उस पर ज़्यादा काम कर सकें। आपका आर्किटेक्चर का काम उदयपुर तक ही सीमित है, जोन तक, या बाहर भी है? बाहर भी हम ओवरऑल इंडिया में प्रोजेक्ट्स, ओवरऑल इंडिया। हाँ, हम अभी जैसे प्रेजेंटली बेंगलोर में काम कर रहे हैं सर। बेंगलोर में क्या काम है? बेंगलोर में सर IIM के पास में हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट कर रहे हैं। नोएडा में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग। अभी सर हम लोग वाराणसी का जो मणिकर्णिका घाट है, जिसमें योगी साहब ने और मोदी सरकार के इनिशिएटिव से एक कॉरिडोर बना है, उस कॉरिडोर पे कुछ बिल्डिंग्स में हम लोग उनका पूरा डिज़ाइन वर्क कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली जो है मोदी साहब उसको इनॉग्रेट करने वाले हैं, तो वो एक चीज़ है। तो दूसरा से हम लोग आउट ऑफ इंडिया भी सर्विसेज देते हैं। मसलन कहाँ? सर मैंने अभी जैसे हमारे कुछ डिज़ाइंस हमने सबमिट किए हैं प्राग में, यूरोप में। उसके पहले मैं कॉर्क में कुछ चीज़ें कर चुकी हूँ। लंदन जब मैं मेरा लॉन्गेस्ट स्टे रहा है 6 मंथ्स का लंदन में, तो लंदन भी जब मैं थी सर, तो वहाँ पे मैं अपने फील्ड से रिलेटेड जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वहाँ पे, जो मेरे कलीग्स के थे, उन प्रोजेक्ट्स पे मैंने अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। हालांकि मैं उन प्रोजेक्ट्स को प्योरली अपना नहीं कह सकती, लेकिन हाँ सर मैंने वहाँ पे काम किया है। आपकी एक थीसिस है ये? जी सर। थीसिस पे लिखा है स्कूल फॉर ऑल एज एंड वुमेन, यस एम्पावरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। यस। ये किस तरह का स्कूल आप लाना चाहती हैं? सर ये एक संस्था है जो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में काम कर रही है, और ये जब मैंने ये आइडिया जनरेट किया अपनी थीसिस के लिए कि एक ऐसा स्कूल हो जो यंग गर्ल्स से लेके ओल्ड एजेड विमेन तक के लिए काम कर सके, तो उसका आइडिया क्या होगा। एक जो रूरल एरियाज की जो विमेन होती है उनका पूरी दिनचर्या अपने घर के आसपास घूमता है, तो आइडिया ये था कि कुछ ऐसा स्कूल हो जो उनके लिए रोजमर्रा के काम से एक एस्केप जैसा हो, जहाँ उनको जाने का मन करे, जहाँ वो कुछ नया सीखे और अपने परिवार के लिए कुछ कमा सके। तो हमने इस आइडिया को एक एग्जिस्टिंग NGO है सखी संस्था, जो खुशहाल बाग बांसवाड़ा में एक्टिव है, और इस संस्थान से फिलहाल 4000 महिलाएं जुड़ी हैं। इनके साथ में सर मैंने ये अपना आइडिया जब क्लब किया, तो उन्होंने हैप्पीली अपना एक प्रोजेक्ट हमें शेयर किया, विच इज़ ऑलमोस्ट 35,000 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड, और वहाँ पे हम एक ऐसा संस्थान बना रहे हैं जो कि बहुत ही वर्नाकुलर आर्किटेक्चर होगा, लोकल चीज़ों से बना हुआ, देसी तरीके के जैसे घर होते हैं, लेकिन उसका पूरा ध्यान इस बात पे होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं वहाँ पे आएँ, पूरे दिन वहाँ पे रुकें, अपना काम करें, खाना खाएं, चौक में बैठ के काम करना है, बरामदे में बैठ के काम करना है, तो वो उसमें करें। वहाँ पे कोई AC, पंखा, इस तरह की सुविधाओं की बजाय हमने इस पर ध्यान दिया कि नेचुरल एयर से वो कितना ठंडा रह सकता है। तो हमने 2 काम किए। एक तो उनके लिए एक सहज वातावरण, कि आज जो लीपे हुए घर में रह रहे हैं, मैं उन्हें एक सोफे पे बैठा के एक AC लगा के और बोलूँगी कि अब आप बुनाई कढ़ाई का काम कीजिए, तो वो सहज नहीं हो पाएगा। और दूसरा उनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं है। ये डिजाइनिंग से भी आप जी सर।
क्या है ये इंटीरियर डिजाइनर और यूथ के लिए क्या स्कोप है, और आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट अभी इसमें किए हैं, जैसे नाम चाहिए? सर इंटीरियर डिजाइनिंग बेसिकली आप यूँ समझ लीजिए कि आर्किटेक्चर हुआ कि एक तरह से आपकी बॉडी की इंटरनल हीलिंग है, और इंटीरियर जो है वो आपका मेकअप है। मैं अंदर से स्वस्थ हूँ, ये हुआ आर्किटेक्चर, और मैंने बाहर से अच्छे कपड़े पहने, मैं अच्छे से तैयार होके आपसे मिलती हूँ, तो ये इंटीरियर डिजाइन मेकअप है। अब मेकअप में अभी तक इंटीरियर की अवधारणा ये रही है कि आप कितना प्लाईवुड इस्तेमाल करते हैं, आप कितने ज़्यादा फर्नीचर पीसेज लगाते हैं, या कितने महंगे फर्नीचर पीसेज लगाते हैं। हम लोग जिस इंटीरियर की अवधारणा पे काम कर रहे हैं वो ये है कि मिनिमलिस्टिक इंटीरियर्स, यानी हम लोग अपने क्लाइंट्स को पूछते हैं अगर आप एक गली पे बैठना चाहते हैं तो आपको सोफा लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग है। किन किन कॉर्पोरेट हाउसेज का आपने इंटीरियर दिया है? सर मेगा साउंड है, फ्यूजन आउटसोर्सिंग है, नेक्सीटॉन प्राइवेट लिमिटेड है, बहुत सारे हैं सर इस लिस्ट में। वॉल्केम जो प्रेसिडेंट है महाजन साहब, उनका हमने रेसिडेंस किया है। मिस्टर भरतिया हैं जो श्रीलंका में बेस्ड है, उनके लिए हमने काम किया है। डॉक्टर सुनंदा गुप्ता, डॉक्टर अशोक जी गुप्ता जो कि यहाँ के ENT एक्सपर्ट्स हैं। अभी हम लोग स्पर्श हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर मोनिका खंडेलवाल जी हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। इंटीरियर में सर भी हैव अ ह्यूज लिस्ट। हमने काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स के भी इंटीरियर्स किए हैं, इसमें से एक शिव निवास पैलेस भी है HRH कि वहाँ के आर्किटेक्चर के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, वो हेरिटेज था, उस तरह के काम नहीं है। आपका पारिवारिक परिवेश क्या रहा है? सर मेरी जो अपब्रिंगिंग है, मैं एक छोटे कस्बे में बड़ी हुई हूँ, जहाँ पे मैंने बड़ा पावरफुल बैकग्राउंड देखा है। मेरी फैमिली सोशली और पॉलिटिकली बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रही है, और मेरे लाइफ में 2 फेज़ आए हैं। एक जो मेधा पाटकर जी हैं, मैं उनके साथ में उनके मिशन में शामिल होना चाहती थी, नर्मदा बचाओ जो उनका ये था, तो मेरे जो विलेज के पास में उनका आना हुआ था। सेकेंडली सर आई वॉज इन्वाइटेड टू जॉइन पॉलिटिक्स, क्योंकि मेरा एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था और मेरे जो इंटरेस्ट एरिया हैं वो उस तरह से मैच करते हैं। मेरे मैटरनल साइड में तो ये बैकग्राउंड रहा हुआ है। आफ्टर माई मैरिज मेरे फादर इन लॉ एजुकेशनल बैकग्राउंड से रहे हुए, तो हमारे घर में पढ़ाई का और काम करने का काफ़ी अच्छा माहौल मिला। ओवरऑल स्मार्ट इंडिया की अवधारणा क्या है आपके लिए? सर स्मार्ट इंडिया डज नॉट मीन all new things, neither it means all old things. Smart India मुझे ऐसा लगता है it's totally about how you behave. आज एक हैंडपम्प भी लगा हुआ है, लेकिन अगर मैं स्मार्ट इंडिया की अवधारणा को फॉलो करती हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि उस हैंडपम्प को हाइजीनिकली यूज़ करने का तरीका क्या है, और जब मैं उसको चला रही हूँ और पानी घुल रहा है तो वो पानी वेस्ट ना होके प्रोडक्टिवली काम में आए। हम लोग जो गलती कर रहे हैं कि हम स्मार्ट इंडिया को सिर्फ और सिर्फ नए कंस्ट्रक्शन से जोड़ रहे हैं, जबकि ये है अपनी चीज़ को संभालने के लिए जो हमें होना चाहिए। मैं एक ट्रेन में बैठती हूँ तो मुझे ट्रेन का यूज़ करना आना चाहिए। आर्किटेक्चर के स्कूल्स बहुत कम हैं। हाँ देश भर में। सर, तो अगर उन स्कूलों में पढ़ के हमारा जो युवा है जी, उसको अच्छा रोजगार मिल सकता है, लेकिन हुनर उसमें डेवलप हो सकता है। हाँ। और जो नए शहर बस रहे हैं, नए गांव बस रहे हैं या आगे जा रहे हैं, उनको इस आर्किटेक्चर की बहुत जरूरत है। तो इस तरह के स्कूल्स की चेन लाने के लिए क्या कोई प्लानिंग है आपके दिमाग में? सर आप जो बात कह रहे हैं इसको मैं अलग तरीके से सोचती हूँ। मुझे जो हमारी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें खासतौर पर नालंदा विश्वविद्यालय की हम बात करते हैं,
मुझे आज भी जो वो तरीका है, जितना भी जो कुछ भी मैं जानती हूँ उस विश्वविद्यालय के बारे में, तो मुझे ये ज़रूर लगता है कि मुझे अगर मौका मिले तो मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी, एक ऐसा विश्वविद्यालय अपने हाथों से बनाना चाहूँगी जहाँ पे सारे विषय से रिलेटेड लिटरेचर और वहाँ के जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की जानकारी है वो मौजूद हो। अगर ऐसा पूरे भारतवर्ष में करना मुश्किल है तो कम से कम हम एक जगह पे एक ऐसा व्यवस्थित विश्वविद्यालय हमें लाना चाहिए, जितना बड़ा भारतवर्ष का जो हमारी पॉपुलेशन है और जो ब्रेन पावर हमारे पास है। क्योंकि यूजीसी के नियमों में ढील देने के बाद विश्वविद्यालय तो बहुत सारे आ गए हैं। जो लोग ठेकेदारी करते हैं, जो लोग बियर बेचते हैं, जो लोग वाइन बेचते हैं, वो सब लोग भी इस फील्ड में आ गए। सही बात है ना? लेकिन विश्वविद्यालय अभी तक कहीं अस्तित्व में नहीं आया है ऐसा आइडियल जो आना चाहिए। सर, इसका वजह भी वही हो गया जो हम अभी, और हैंसांग हिंदुस्तान आता था, हायान आता था, सिंह आता था, तो नालंदा और तक्षशिला की परिपाटी को देख करके आते थे। तो ऐसा विश्वविद्यालय अभी आना बाकी है और आना चाहिए सर। मुझे लगता है इट्स हाई टाइम, क्योंकि हम दोनों ही तरह से अब एक अलग देश बन चुके हैं। पहले हमें एक दौर था सर जब हमें अपनी परिपाटी पे, अपनी संस्कृति पे कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट आ गया। लेकिन जब मैं आज की यूथ को देखती हूँ, जो मुझसे भी यंगर जनरेशन हैं, उनको भी मैं देखती हूँ, तो एक बहुत अच्छी बात यह है कि उनको ये भरोसा है कि हम जहाँ पे जन्मे हैं वहाँ पे चीज़ें बड़ी पावरफुल हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो क्योंकि जो उसके कोर यूज़र हैं वो तो बच्चे ही हैं सर, जो भी लर्निंग वो है, तो इट्स हाई टाइम की आना चाहिए। एक पहाड़ी पर एक फॉल्ट भी आप फॉल्ट विकसित कर रहे हैं सर। वो क्या है सर? बेसिकली, और क्या इस तरह की जो राजस्थान में पहाड़ी क्षेत्र काफी है, तो पहाड़ी से जुड़े हुए गांव हैं, वहाँ इस तरह की कुछ कारोबार विकसित किया जा सकता है ताकि लोगों को रोजगार मिले? सर, मेरा हमेशा से एक ही सोच रहा है कि कंस्ट्रक्शन के पीछे एक लॉजिक अगर हो, जब आप उसको किसी कारण से जोड़ देते हैं तो वो कंस्ट्रक्शन की कीमत बदल जाती है। अब जैसे आपने पहाड़ी की बात की सर, तो पहाड़ी पे अक्सर मैंने देखा है कि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन प्लान किया जाता है तो उस पहाड़ी को काट के या तो रोड लेवल पे लाया जाता है, या उसका एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो उसकी नेचुरल टोपोग्राफी है उसको डिस्टर्ब कर दिया जाता है, ताकि हमें कंस्ट्रक्शन में सहूलियत रहे। एक्चुअली होना ऐसा चाहिए कि कंस्ट्रक्शन आप पहाड़ी की सहूलियत से प्लान कीजिए, ताकि पहाड़ी को सहूलियत रहे। वहाँ की जो नेचुरल वेन्स हैं, जो पानी के बहाव का प्रकृति का अपना तरीका है, पेड़ पौधों के उगने की वजह से जो मिट्टी के कटाव नहीं होने की वजह हैं, हम उन सबको ध्यान में रख के कंस्ट्रक्शन करें। तो एक प्रोजेक्ट जिसका आपने जिक्र किया, हम एक पहाड़ी पे एक किला बना रहे हैं। ये एक ऐसा किला है जो कि एक बुटीक होटल के तौर पे बाद में इस्तेमाल होने वाला है। इस पूरे प्रोजेक्ट की अच्छी बात यह है सर कि हमने इसमें काफ़ी देसी तरीकों का इस्तेमाल किया है, जिसको आर्किटेक्चर की भाषा में वर्नाकुलर कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। लोकल चीज़ों का लोकल टेक्निक के हिसाब से कंस्ट्रक्शन। तो मैं काफ़ी होपफुल हूँ इस प्रोजेक्ट से, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में मैं काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दिखा पाऊँगी जो अब वैसे विलुप्त होती जा रही हैं और लोग उन्हें यूज़ नहीं करना चाहते। किताबों में, लेक्चर्स में उसके बारे में बात होती है, बट हम यूज़ नहीं करते। और गाँवों में भी, जो पहाड़ी गाँव हैं, इन्हीं टेक्निक्स का यूज़ करके कम कंस्ट्रक्शन में घर बनाए जा सकते बिना पहाड़ी को काटे। आपके जीवन के और कुछ आयाम? सर, सबसे बड़ा आयाम मैं अगर कुछ हासिल करना चाहूँगी तो ये शायद सुनने में बहुत बड़ा सपना लगे, लेकिन सर मैं एक शहर बसाना चाहती हूँ अपने हाथ से। एक ऐसा शहर जिसकी, जैसे हम अभी अर्बन प्लानिंग की बात कर रहे हैं, जिसकी अर्बन प्लानिंग पिक्चर परफेक्ट हो, जिसके बारे में ये बात की जा सके कि ये एक ऐसा जगह है जिसको पूरी दुनिया देखे, हाँ, आए कि ये हर लिहाज से ये संपूर्ण हाँ, और उस शहर में
एक जो दो चीज़ें होंगी, एक तो वहाँ की प्रकृति को बचा के वो शहर प्लान होगा सर, और दूसरा वहाँ की मटेरियल्स की लिस्ट फिक्स होगी कि आपको इन्हीं मटेरियल्स में घर बनाना है। जैसे कोई 10 सेट ऑफ मटेरियल्स है तो वो उसी में काम होगा, उसको कोई कैसे भी यूज़ करे। ये मेरा सपना है सर, और इसी से जुड़ा हुआ सपना एक विश्वविद्यालय बनाना। तो विश्वविद्यालय नहीं है देश में एक भी अच्छे तरीके का गुणवत्ता वाला, तो एक विश्वविद्यालय लाना चाहती है और साथ में एक शहर बसाने का सपना है। एक ऐसा शहर जो दुनिया देखने आए और वो रोल मॉडल बने कि भारत में ऐसा शहर है और वर्ल्ड में ऐसे शहर होने चाहिए, इनको शहर कहते हैं। तो आज अंजलि जी के साथ हमारी एक सार्थक मुलाकात हुई, अच्छी बात हुई, और स्मार्ट इंडिया का सिलसिला थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं। हम फिर इनसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार, जय। थैंक यू सर।